हेलो स्टूडेंट, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों की डिमांड पर अब मैं सारे वीडियो लेक्चर्स हैं वो इस चैनल पर अपलोड करूंगा। आप उनको देखिए, उनको समझिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका सॉल्यूशन मैं आपको हर संभव देने का प्रयास करूंगा। तो इसी कड़ी में मैं पहला चैप्टर जो है अपना फिजिक्स फर्स्ट का वो मैं ले रहा हूँ। हमारे पाठ का नाम है पहला चैप्टर और वो है विद्युत क्षेत्र। पहला जो चैप्टर है विद्युत क्षेत्र, ये हमारा पहली जो यूनिट है यूनिट वन का भाग है। और पहली जो यूनिट हमारी है वो है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी पहली जो यूनिट हमारी है, इसमें कुल मिलाकर हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये जो चारों चैप्टर हैं ये कुल मिलाकर बोर्ड परीक्षा में 7 नंबर के हैं, यानी 7 नंबर के जो प्रश्न है वो इनसे पूछे जाते हैं। तो विद्युत क्षेत्र पर चलने से पहले सबसे पहले अपन बात करेंगे हमारी यूनिट की, स्थिर वैद्युतिकी की। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो स्थिर वैद्युतिकी ये भौतिक विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम केवल और केवल स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। स्थिर आवेश, जिसमें हम केवल और केवल स्थिर आवेशों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं विद्युत धारा के बारे में आपने पढ़ा है 10th में कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो वहां पर आपने पढ़ा था आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब उस स्थिति में अगर अपन पोजीशन की बात करें तो उसके आधार पर हम आवेशों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक स्थिर आवेश स्टेशनरी और दूसरा होता है गतिशील आवेश। गतिशील आवेश के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्योंकि जब भी किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश है उन पर, तो आवेश जब प्रवाहित होता है तो उसके कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसी के अकॉर्डिंग अगर यहां पर अपन बात करें कि स्थिर आवेश, अब स्थिर आवेश क्या है? स्थिर आवेश पर भी चलने से पहले सबसे पहले अपन बात करें आवेश की, कि वास्तव में आवेश चीज क्या है, आवेश होता क्या है। कई सारी डेफिनेशंस आपको अलग अलग किताब में वो मिलेंगी। आवेश क्या है? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को दर्शाने वाला जो गुण है उसको आवेश कहते हैं। किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वह दूसरी वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है उसको आवेश कहते हैं। किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे या विद्युत तथा चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करे उसको अपना आवेश कहते हैं। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं वो आवेश की संबंधित हैं। अब आवेश पर चलने से पहले कुछ बेसिक उदाहरण जो हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में जो होते हैं, पहले उनके बारे में चर्चा करें। जैसे उदाहरण के लिए जब भी अपन बालों में कंघा करते हैं, तो बालों में कंघा करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ही सूखे बालों में हम कंघा करते हैं और उस कंघे को जब कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास हम लेकर जाते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो उस कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसा किसके कारण हुआ? आवेश के कारण। और एग्जांपल की अपन बात करें, मान लीजिए किसी गुब्बारे को हमें दीवार के चिपकाना है, फूले हुए गुब्बारे को क्या करेंगे अपन? गुब्बारे को लेंगे, उसको बालों से रगड़ेंगे, वो चार्ज हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा और फिर उसको हम लेकर दीवार के चिपका देंगे। मान लो कोई हमारे पास एक प्लास्टिक की स्केल है, उस प्लास्टिक की स्केल को जब हम बालों से रगड़ेंगे तो वो स्केल है वो क्या हो जाएगी? आवेशित हो जाएगी। उस स्केल को जब अपन धूल के कणों के पास लेकर जाते हैं तो हम देखते हैं कि धूल के कण है वो स्केल की ओर आकर्षित होते हैं। ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो किस पर आधारित हैं? आवेश पर। सर्दियों में जैसे ही हम स्वेटर निकालते हैं तो जैसे स्वेटर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ आवाज आती है, कुछ लाइटनिंग भी होती है अंधेरे में, तो वो भी किस पर आधारित है? आवेश पर। जितने भी सारे उदाहरण मैंने आपको बताए हैं इन सारे उदाहरणों में एक चीज कॉमन है और वो चीज है घर्षण। कि जब भी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आपस में रगड़ने पर वो वस्तुएं चार्ज हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कांच की छड़ है और एक रेशम का कपड़ा है। एक कांच की छड़ है, तो जैसे ही कांच की छड़ को जब रेशम के कपड़े के साथ आपस में रगड़ा जाता है तो जो कांच की छड़ हो जाती है वो धनावेशित हो जाती है और रेशम का जो कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। दोनों वस्तुएं होती हैं वो आपस में चार्ज हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं। अब हमारा प्रश्न ये है कि ऐसा क्या हुआ कि जब हमने कांच को रेशम से रगड़ा तो उसके कारण ये दोनों वस्तुएं हैं वो चार्ज हो गई, आवेशित हो गई। इस चीज को अपने को समझना है। तो इस चीज को समझने के लिए कि इस पर प्लस क्यों आया, इस पर माइनस क्यों आया, आवेश होता है वो 2 प्रकार का, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसको आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्रश्न ये है कि वस्तुएं होती हैं वो चार्ज क्यों हो जाती हैं, आवेशित क्यों हो जाती हैं। इसको समझने के लिए हम पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई की बात करते हैं।
और हम जानते हैं कि पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, परमाणु। और अगर हम परमाणु की संरचना को देखें तो परमाणु का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। ये अपन जानते हैं कि परमाणु आकार में गोल होता है। परमाणु का जो 90% भाग होता है वो खोखला होता है, खाली होता है, ये चीज रदरफोर्ड ने बताई थी। और परमाणु का जो 10% भाग होता है वो ठोस होता है। इसी 10% भाग को हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक में होते हैं 2 प्रकार के कण, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, हम जानते हैं प्रोटॉन धनावेशित है, न्यूट्रॉन उदासीन है, तो उसके कारण कुल मिलाकर जो हमारा नाभिक होता है वो कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉन जो 90% भाग होता है, इस 90% भाग में इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों ओर गति कर रहे हैं। ये अलग अलग कक्षाएं होती हैं जिसको हम K, L, M, N नाम दे सकते हैं। 1, 2, 3, 4 अलग अलग तरीके से इनको डिनोट अपन कर सकते हैं। अब हमारा प्रश्न यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं, क्या इन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा होती है? तो बिल्कुल, इन इलेक्ट्रॉनों के पास ऊर्जा होती है। इनके पास गतिज ऊर्जा भी होती है और इनके पास स्थितिज ऊर्जा भी होती है। यहां पर हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि इन इलेक्ट्रॉनों को जो गतिज ऊर्जा है वो हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे हम ताप से उपलब्ध करवा सकते हैं, प्रकाश से उपलब्ध करवा सकते हैं, विद्युत क्षेत्र से हम इनको गतिज ऊर्जा है वो उपलब्ध करवा सकते हैं। ताप बढ़ाएंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर उस परमाणु पर यदि हम प्रकाश डालेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अगर उसके चारों ओर कोई दूसरा विद्युत क्षेत्र हम लाएंगे तो उसके कारण भी उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। रही बात स्थितिज ऊर्जा की, इन इलेक्ट्रॉनों को जो स्थितिज ऊर्जा मिलती है वो इनको मिलती है नाभिक से। क्यों? क्योंकि नाभिक पर प्लस होता है, धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, और इस प्लस और माइनस के बीच में क्या होता है, आकर्षण। और वही आकर्षण इनको क्या उपलब्ध करवाता है, स्थितिज ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए मेरे को इस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी ऊर्जा बढ़ानी है, तो ऊर्जा बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल मेथड क्या रहेगा हमारे लिए, ताप। कि उस परमाणु का हम ताप बढ़ाएंगे, परमाणु का ताप बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। अच्छा, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 1/2 mv² होता है। जब हम तापमान बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने पर हमें पता है ये चीज बढ़ेगी, 1/2 mv²। अच्छा, m वहां पर द्रव्यमान हो गया तो वो तो चेंज होगा नहीं। इसका मतलब तापमान बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ेगा और जो इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में घूम रहे हैं उनका वर्ताकार मार्ग धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा है वैसे वैसे उस पर नाभिक के आकर्षण बल का मान धीरे धीरे कम होता जा रहा है, या यूं कहें कि नाभिक का जो आकर्षण का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उस पर नाभिक का आकर्षण बल लगभग नगण्य हो जाएगा, और जब नाभिक का आकर्षण बल नगण्य हो जाएगा उस समय वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर वहां से बाहर निकल जाएगा, और वही इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और विद्युत धारा जो है वो केवल और केवल किसके कारण प्रवाहित होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है। अब यहां पर हम एक चीज और डिस्कस करेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में घूम रहे थे तो उनके पास जो ऊर्जा होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होती है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अभी नेगेटिव एनर्जी है उसके पास। अब यहां पर यह चीज ध्यान में रखनी है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसकी टोटल ऊर्जा 0 ना हो जाए। अभी कितनी है, -5। अगर इस ऊर्जा को मेरे को 0 करना है तो इसका मतलब मेरे को और ऊर्जा देनी पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर बढ़ाकर मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा और दे दूंगा तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। जैसे ही उसकी एनर्जी 0 हो जाती है वो अपनी कक्षा को छोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब ये चीज यहां पर कैसे वर्क करेगी उस चीज को अपन समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 अलग अलग वस्तुएं हैं, तो मेरे पास एक वस्तु A है और दूसरी वस्तु B है।
अब क्या होगा जब इन दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है? तो जैसे ही दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर अपने को पता है कि ये चार्ज हो जाती हैं, एक धनावेशित हो जाती है, दूसरी ऋणावेशित हो जाती है। क्यों हुई उस चीज को समझते हैं। वस्तु ए है वो अपने परमाणुओं से मिलकर बनी है, वस्तु बी है वो अपने परमाणुओं से मिलकर बनी है। तो मान लो ये ए का एक परमाणु हो गया और इसमें टोटल हमारे पास 4 कक्षाएं हैं। ये बी का एक परमाणु हो गया और इसमें मान लो हमारे पास 3 कक्षाएं हैं, पहली दूसरी तीसरी, इसमें 4 हैं, 1 2 3 और 4। अब जैसे ही हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो हमें पता है कि उष्मा उत्पन्न होती है, वस्तुएं हैं वो गर्म हो जाती हैं। वस्तुएं गर्म हो रही हैं, इसका मतलब क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर ही तो उन इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा उपलब्ध करवा रहा है जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। तो दोनों वस्तुओं का आपस में रगड़ने का मतलब यह हुआ उनके परमाणु भी आपस में रगड़े जाएंगे, फिर वस्तुएं गर्म होंगी, वस्तुएं गर्म होंगी तो परमाणुओं का ताप बढ़ेगा, उसके कारण उन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो धीरे धीरे उनका वर्ताकार मार्ग बड़ा होता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का मान 0 हो जाएगा और नाभिक से वो पर्याप्त दूरी पर चला जाएगा, जब उस पर नाभिक का आकर्षण बल नगण्य हो जाएगा, उस समय वो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर वहां से बाहर निकल जाएगा। अब ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, अच्छा सामने उसके सामने किस वस्तु से रगड़ा जा रहा है, वस्तु बी से, तो वो इलेक्ट्रॉन ए से निकलकर किसके पास चला जाएगा, वस्तु बी के पास चला जाएगा। वस्तु ए ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दान कर दिया, बी को दान कर दिया, तो वस्तु ए पर कैसा आवेश आ जाएगा, प्लस। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का दान करती है वो धनावेशित और जो उसको एक्सेप्ट कर रही है वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो बी पर कैसा आवेश आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब यहां पर प्रश्न ये आता है कि ए ने ही अपना इलेक्ट्रॉन बी को क्यों दिया, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन ए को क्यों नहीं दिया। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ए के पास कितनी है, 4 कक्षाएं, बी के पास कितनी कक्षाएं हैं, 3। तो 4 वाला जो है वो नाभिक से ज्यादा दूरी पर है इलेक्ट्रॉन, 3 वाला है वो नाभिक से कम दूरी पर है। वो चीज इसके लिए भी होगी, इसका भी टेम्परेचर बढ़ता है, इनके इलेक्ट्रॉनों का भी वेग बढ़ता है, इनका मार्ग भी बड़ा होता है। लेकिन जब तक बी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे पहले किससे निकल जाएगा, ए से निकल जाएगा। ए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, क्यों, क्योंकि उसके जो चौथी कक्षा के इलेक्ट्रॉन थे वो नाभिक से ज्यादा दूरी पर थे, इसलिए ए अपना इलेक्ट्रॉन है वो दान कर देता है किसको, बी को। अच्छा प्रकृति तो ये होगी कि इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया। अब फिर अपन बात करें आवेश का मान कितना होगा। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, दान किया है, तो इस पर ए पर कितना आवेश आ जाएगा, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, जो कि किस में होता है, कूलाम में। आवेश का मात्रक कूलाम है, इसको आगे डिस्कस करेंगे। बी पर कितना आवेश आ जाएगा, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तो इस पर इतना आवेश आ जाएगा। अब ये कहां से आया, पहले थोड़ा सा उसको भी देख लें। आवेशन के पहले ये दोनों जो परमाणु या वस्तुएं थी ए और बी, ये दोनों उदासीन थी, और हमें पता है कि कोई भी तत्व है जब अपनी नेचुरल स्टेट में होता है तो वो उदासीन होता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए सोडियम, सोडियम को अपन लिखते हैं 11 सोडियम 23। अब 11 सोडियम 23 की अपन बात करें तो 11 सोडियम 23 में कितने प्रोटॉन हो गए, 11, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। इसमें से इसको घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है, और एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो 11 प्रोटॉन थे तो कितना आवेश हो गया, प्लस 11 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन 11 थे, कितना आवेश हो गया, -11 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। न्यूट्रॉन तो उदासीन ही होता है, तो 11 सोडियम 23 का टोटल आवेश कितना हो गया, 0 कूलाम। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में एक होता है उसके पास, उसको डोनेट करने के बाद वो Na+ बन जाता है। अब अपन बात करें Na+ की, कि Na+ पर कितना आवेश होगा बताएं। तो अब Na+ में कितने प्रोटॉन हो गए हमारे पास, 11, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास, 10। तो 11 प्रोटॉनों का धनावेश कितना हो गया, +11 × 1.6 × 10⁻⁻19
इलेक्ट्रॉन एक डोनेट कर चुका है तो 10 ही बचे, तो -10 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। बताओ टोटल कितना हो गया, +1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलाम। तो जो वस्तु अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उस पर प्लस का इतना चार्ज आ जाता है। अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी तो 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, 10 कर देगी तो 2 की जगह 10 आ जाएगा। सेम प्रक्रिया होती है जो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है उसके लिए। तो इस प्रकार से वस्तुएं होती हैं वो चार्ज होती हैं। कोई अपने से पूछे अभी कि जब भी 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो वो आवेशित क्यों हो जाती हैं, तो मेन रीजन क्या रहा, रीजन ये है इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से निकलता है और दूसरी वस्तु पर चला जाता है। क्यों निकला, क्योंकि वस्तुओं को रगड़ेंगे, वो गर्म होंगी, उनके परमाणुओं का ताप बढ़ेगा, उसके कारण इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, उसके कारण उनका वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ने से मार्ग बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन उस कक्षा से निकलेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट पर चला जाएगा। तो वस्तुओं के आवेशन का कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरण। तो आवेशन का कारण, अब इस चीज को अपने ध्यान में रखेंगे कि आवेशन का जो कारण है कि वस्तुएं आवेशित क्यों होती हैं, तो आवेशन का कारण हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु को स्थानांतरण, यह है कारण किसका, वस्तुओं के आवेशित होने का। तो इस प्रकार से तो वस्तुएं होती हैं वो चार्ज हो जाती हैं और वस्तुओं के इसी गुण को हम आवेश कहते हैं। अब आवेश की परिभाषा क्या हो गई, तो आवेश की परिभाषा क्या होगी, किसी भी आवेश क्यों आया, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन दान करेगी तो आवेशित होगी, अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो आवेशित होगी। तो पहली परिभाषा हो गई कि वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि दर्शाने वाला गुण क्या कहलाता है, आवेश। दूसरा, किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वो अन्य वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, क्या कहलाता है, आवेश। तीसरी परिभाषा, किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वो या तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे या विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे, क्या कहलाता है, आवेश। आकर्षण का तो हमने देख लिया। अब वस्तु A है वो मान लीजिए पॉजिटिव हो गई, वस्तु B है वो नेगेटिव हो गई। एक बार दोनों वस्तुओं को हमने आपस में रगड़ दिया, दोनों चार्ज हो गई। अब एक पर प्लस आ गया, दूसरी वस्तु पर माइनस। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान में रखनी होगी, इस पर जितना प्लस आया है इस पर उतने ही परिमाण का माइनस आएगा। अगर जैसे ही दोनों वस्तुओं को अब हम आपस में पास में लेकर जाएंगे तो हम देखेंगे कि दोनों आपस में चिपक जाते हैं। इसका मतलब यहां से एक चीज पता चली कि विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा क्या होता है, आकर्षण। अगर ये प्लस की होती, ये भी प्लस की होती, फिर मैं प्लस और प्लस को पास में लेकर जाता तो प्रतिकर्षण होता। तो प्लस प्लस को पास में लाने पर या माइनस के पास माइनस को लाने पर वस्तुएं एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तुएं प्रतिकर्षित होती हैं। तो इस प्रकार से तो वस्तुएं होती हैं वो चार्ज होती हैं। अब इस चीज को सबसे पहले नोटिस किया था थेल्स ने। हम आवेश की व्युत्पत्ति देखें थोड़ा सा, तो बात करें कि आवेश की व्युत्पत्ति किसने क्या चीज डिस्कवर की। आवेश की व्युत्पत्ति, तो आवेश की व्युत्पत्ति यानी आवेश की जो खोज है वो ग्रीस निवासी थेल्स को जाता है। और ये बहुत समय पहले की बात है, 600 ईसा पूर्व की बात है। थेल्स नामक एक आदमी था और उसने क्या किया, एक पदार्थ लिया। पदार्थ था एम्बर। ये एक प्रकार की मिश्र धातु होती है, एलॉय होती है, जो केमिस्ट्री में यूज ली जाती है। उन्होंने एम्बर को क्या किया, ऊनी कपड़े से रगड़ा, और जब एम्बर को ऊनी कपड़े से रगड़ा गया तो उन्होंने देखा कि वो जो एम्बर है वो कागज और अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है। तो जब वो कागज और अन्य छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति रखता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एम्बर क्या हो गया, चार्ज हो गया, आवेशित हो गया। उस टाइम पर आवेश, विद्युत धारा, ये चीज डिस्कवर नहीं हुई थी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह खोज नहीं हुई थी। तो उस टाइम पर उन्होंने ये देखा कि दो वस्तुओं के घर्षण से
से वो चार्ज हो रही हैं, दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। तो थेल्स ने उस समय उसको नाम दिया घर्षण वैद्युतिकी, घर्षण वैद्युतिकी। तो इस प्रकार से आवेश की खोज का श्रेय है वो थेल्स को जाता है। एक चीज और, अभी अपन बात कर रहे थे कि आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनावेश और ऋणावेश। और ये चीज किसने बताई थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे, उन्होंने पहली बार बताया था कि आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश। समान प्रकृति के आवेशों में यानी प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होगा? प्रतिकर्षण। और विपरीत प्रकृति के आवेशों में यानी प्लस माइनस, इनमें क्या होगा? आकर्षण। तो इस प्रकार से वस्तुएं हैं वो चार्ज होती हैं। इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि आवेश की कौन कौन सी स्थिति में वो कौन कौन से क्षेत्र है वो उत्पन्न करता है और उसके मात्रक और विमा क्या होती हैं, वो डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।